Sri Javed Ali Khan to move a motion for consideration of the Constitution Amendment Bill 2022. Please. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं संविधान संशोधन विधेयक 2022 जो मेरे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सदन में, उस पर चर्चा के लिए आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं। ये निजी विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 16 सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो उन पिछड़े वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है या पर्याप्त नहीं है, उनको आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें 2 लाइन का संशोधन कर दिया जाए। आरक्षण का उपबंध होगा, लेकिन वो पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। ये कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है और आज देश के अंदर सभी राजनीतिक दल पिछड़ों के हक में खड़े होते हैं। उनको बराबरी देने के लिए, उनकी हिस्सेदारी देने के लिए अपने संकल्प को जनता के सामने व्यक्त भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। ये बिल आबादी के अनुपात में आरक्षण देने से जो संबंधित है, हमारे सदन को पास कर देना चाहिए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस सदन में थोड़े से समय को छोड़ करके पिछले 10 वर्षों से हूं और हमेशा मैंने देखा है कि सदन को नियमों के और परंपराओं के अनुसार चलाने की बात चेयर की तरफ से कही जाती है, आग्रह किया जाता है। हम लोग जहां तक संभव होता है नियमों और परंपराओं से चलने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आज मैंने ये देखा कि निजी विधेयक को इंट्रोडक्शन के समय वोटेड आउट किया गया। ये परंपरा नहीं है। 10 साल में मैंने नहीं देखा और 10 साल में डिप्टी चेयरमैन साहब ने भी नहीं देखा होगा कि इस अवसर पर किया जाए। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं सर, मैं पहले ही सर इस पर बोलने से पहले मेरी माननीय मंत्री जी से कुछ बात हुई थी और मैंने कहा था कि जो परंपरा है उसी के अनुरूप मैं कार्य करूंगा। निजी विधेयक को वोटिंग के लिए नहीं रखने की आमतौर पर परंपरा रही है, लेकिन जब चूंकि नई परंपराओं का निर्माण होना ही है, तो मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं सभी राजनीतिक दलों से कि मेरे इस विधेयक पर बहस करें, या तो इसे पास करें और अगर पास करने में कोई परेशानी किसी को हो तो वोटिंग के माध्यम से इसको गिराने का साहस दिखाएं। जब ये बिल अंत में आएगा तो मैं चाहूंगा कि इस पर वोटिंग हो। सर, ये बिल चूंकि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में है, आर्टिकल 16 में हम चाहते हैं कि आबादी के अनुपात में आरक्षण पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। आज का दिन 26 जुलाई आरक्षण के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। 26 जुलाई 1902 में छत्रपति जी साहू जी महाराज ने अपने राज्य में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की शुरुआत की थी और ये संयोग है कि आज 26 जुलाई है और आज 26 जुलाई के दिन हम पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, मैडम, जैसा आप जानती हैं और हम सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर
हमारे संविधान में जो अव्यवस्था है आरक्षण की, वो 22.5% एससी और एसटीज को मिला करके है और 27% का आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को, जो ओबीसी की लिस्ट है, मंडल कमीशन ने देने की सिफारिश की थी। मंडल कमीशन का जो आंकड़ा था वो 1931 की जनसंख्या के आधार पर लिया गया था और मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिशों के अंदर ये लिखा था कि हालांकि 1931 की जनसंख्या के मुताबिक पिछड़ों की आबादी 52% बनती है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की और अन्य अदालतों की कैपिंग लगी हुई है, 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। अनुसूचित जाति और जनजातियों को मिलाकर के 22.5% का आरक्षण पहले से मौजूद है, इसलिए हम 27% आरक्षण देने की सिफारिश करते हैं। मंडल कमीशन की जो स्पिरिट थी, जो भावना थी, वो आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कैपिंग लगी हुई थी उसकी वजह से मंडल कमीशन 27% का आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को देने के लिए मजबूर हुआ। अगर कैपिंग नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट की कोई पाबंदी नहीं रही होती, तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से मंडल कमीशन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी 52% आरक्षण की व्यवस्था करता। आरक्षण की जब आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आरक्षण की बात कही गई, तो वो 50% की आरक्षण पर जो कैपिंग लगी हुई थी वो स्वतः ही टूट गई है। इसलिए अब सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अन्य पिछड़े वर्गों को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 50% की कैपिंग पहले ही टूट चुकी है और राज्य सरकारों में बहुत सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु राज्य में आज की स्थिति में 69% आरक्षण है कुल मिलाकर के, जिसमें एससी का आरक्षण भी है और ओबीसी का भी आरक्षण है। मैडम, जब हम आरक्षण का जिक्र करते थे और जब आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई जाती थी या जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस समय हमने इस देश के अंदर बहुत बड़ा आरक्षण विरोधी आंदोलन देखा था। आरक्षण के जो विरोध में शक्तियां हैं, उनका सबसे पहला तर्क ये होता है कि आरक्षण से मेरिट खराब हो जाएगी, आरक्षण से काबिल लोग उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि नाकाबिल लोग उच्च स्थानों पर पहुंच जाएंगे। ये एक भ्रम है, ये एक अफवाह है जो पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से और उनकी हिस्सेदारी से वंचित करने के लिए जिस तर्क को इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु के अंदर 69% आज आरक्षण है और तमिलनाडु में जो पर कैपिटा ग्रोथ है जीडीपी की, वो कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर है। 1993 से लेकर के 2023 तक जो जीडीपी ग्रोथ तमिलनाडु की है, वो दूसरे नंबर पर है। फैक्ट्रियों की संख्या 1993 से 2023 तक कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा हो गई। गुजरात के बाद दूसरा नंबर तमिलनाडु का है फैक्ट्रियों की संख्या, और जहां आरक्षण कम है या 27% का है या 50% से नीचे है, वहां की स्थिति विपरीत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण लागू होने से समाज के कमजोर वर्गों को, खास तौर से पिछड़े वर्गों को अधिकार मिलता है, सत्ता में, शासन में भागीदारी मिलती है, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मिलती है। इससे किसी प्रकार से भी सरकार के कामकाज पर और उसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये एक झूठा तर्क दिया जाता है। आज जो स्थिति है, ओबीसी का आरक्षण है 27% मैडम, लेकिन केंद्र सरकार की ग्रुप ए की नौकरियों में
ओबीसी को आज की तारीख में जो आरक्षण हासिल है ग्रुप ए में है 16.88, 16.88, 27% होना चाहिए लेकिन 16.88 है। ग्रुप बी की नौकरियों में 15.77, यहां भी 27% नहीं है, और ग्रुप सी की नौकरियों में 22.54, 27 यहां भी नहीं कर पाए हैं हम लोग, और ग्रुप डी की नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण 20.14 है, 27 यहां भी नहीं हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 सालों से, जब से ये एनडीए की सरकार आई है, इसने एससी एसटी आरक्षण सीटें जो नहीं भरी गई हैं उनको भरने के लिए कोई स्पेशल ड्राइव नहीं चलाया है। ओबीसी की जो सीटें खाली पड़ी हैं उनको भरने के लिए भी कोई स्पेशल ड्राइव नहीं चलाया है। पिछले वर्षों में हम देखते रहे हैं कि इन वर्गों को जब प्रतिनिधित्व, उनकी जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसके हिसाब से नहीं मिलता है तो सरकारें स्पेशल ड्राइव टू फिल द वैकेंसीज फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी चलाती रही हैं। लेकिन हाल के वर्षों में हमने इस प्रकार का कोई ड्राइव नहीं चलते हुए देखा है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से हम पिछड़े वर्गों के अंदर एक ऐसी आशा का संचार करेंगे जिनसे उन्हें ये लगेगा कि हम भारत के अंदर बराबर के हिस्सेदार हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये एक बहुत पॉपुलर नारा हाल के वर्षों में राजनीतिक क्षेत्रों में लगा है, और सार्वजनिक रूप से भी और अलग जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि हाँ, हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। तो आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने से मेरे ख्याल से कोई परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए।